नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। हमने भाग में आपको संजय वन के गुरु गोरखनाथ मंदिर वाले गेट की तरफ ले जाकर रास्ते में छोड़ दिया था, क्योंकि उस दिन वहाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना होते हुए हमें मिली, जिसके कारण हम आगे वीडियो नहीं बना सके। आज हम फिर से वहीं से यह वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। निगम के दोनों स्कूलों के बीच में गुरुकुल, उसके बाद गुरु गोरखनाथ मंदिर का दरवाजा और उसके बगल में संजय वन का गेट आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। इन सभी वीडियो को बनाने का मकसद आपकी समझ में अभी तक आ चुका होगा। हम चाहते हैं कि संजय वन में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। और क्योंकि इसमें दो मंदिर भी हैं और एक तरफ मुस्लिम धर्म की एक आशिक अल्लाह दरगाह के नाम से एक मुस्लिम धर्म का स्थान भी यहाँ पर है, जो कि प्राचीन है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम चाहते हैं कि यहाँ जितने भी अनैतिक कार्य शरारती तत्वों के द्वारा किए जा रहे हैं वे बंद होने चाहिए और इस ऐतिहासिक स्थान की गरिमा फिर से बरकरार होनी चाहिए। यहाँ कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचे। संजय वन में शिकार भी किया जाता है। संजय वन में शराब की बोतलें लेकर लोग घूमते हैं, यह भी हमने सुनवाया आपको महिलाओं के द्वारा। संजय वन में लोगों ने रातों रात नई मज़ारें भी खड़ी कर दी हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। संजय वन के चारों तरफ कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के अंदर किस प्रकार से रास्ते के दोनों तरफ अवैध कब्जे किए गए हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। आज हमें इस वन में घूमते हुए महरौली जिला अध्यक्ष जगमोहन जी भी मिले और हमने उनसे इस जंगल के विषय में बात की। उनको इस जंगल की समस्याएं भी बताई और उनसे इनका हल निकालने के प्रयास करने के लिए कहा। और उन्होंने हमें यह वचन भी दिया कि जितना जल्दी हो सकेगा संजय वन की समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, आइए आपकी मुलाकात जगमोहन जी से कराते हैं और हमने उनसे क्या बात की और उन्होंने हमारे सवालों को किस प्रकार से कैसे जवाब दिया, ये आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं संजय वन भाग नंबर 6 में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपसे बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। जी भाई साहब, जी भाई साहब। तो सर अपना परिचय देंगे आप ज़रा? मैं जगमोहन मेलावत, किशनगढ़ निवासी हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिला महरौली का अध्यक्ष हूँ। तो आप संजय वन में सैर करके आए हैं? हाँ जी, हाँ अच्छा, संजय वन के विषय में अगर हम आपसे कुछ पूछें, जी। जैसे मान लीजिए ये संजय वन है। हाँ। और इसको जो है सरकार रिसोर्ट बनाकर निजी हाथों में सौंपना चाहती है, तो डीडीए जो है, तो इस विषय में जनता का रुख ये है कि जनता नहीं चाहती कि ये रिसोर्ट बनकर निजी हाथों में दिया जाए। तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, ये शायद आधी अधूरी जानकारी है। संजय वन को रिजॉर्ट नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ और सैलानी आए यहाँ घूमने के लिए। लोगों के लिए कोई चाय पानी का, जिस तरह से बैठने का इस पूरे जंगल में कोई ऐसी व्यवस्था है, कभी किसी के पास कोई हादसा हो जाए तो उसके बीच में कोई लोग बैठे रहें, ऐसे जागरूक करने के लिए और इसको और बढ़ावा देने के लिए। आपको ध्यान में होगा कि माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना जी का कुछ दिन पूर्व यहाँ पर दौरा था। यहाँ 730 ईस्वी में जिनके नाम से ये दिल्ली एनसीआर बसा है, अपना महाराज अनंगपाल जी तोमर, उनका एक बहुत बड़ा
यहाँ पर तालाब है, उस तालाब पे उन्होंने निरीक्षण किया था और उस तालाब का सौंदर्यीकरण करवाने के लिए तो उन्होंने कहा था कि यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं बननी चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के सैलानी यहाँ पर पहुँचें और नेचुरल जो पार्क है ये 817 एकड़ में है, इसको देखें और घूमें। तो रिजॉर्ट नहीं बना रहे हैं। नहीं, मैंने आप देखा होगा, आप किशनगढ़ की तरफ से आते हैं, आप किशनगढ़ से ही रहने वाले गेट हैं। नंबर 2 से आता हूँ मैं। तो जब आप उधर से आते हैं तो आपने देखा होगा संजय वन रिजॉर्ट्स लिखा हुआ उसके गेट के ऊपर। वो पहले इसका क्या कारण? वो पहले से ही लिखा हुआ है। इसमें जो अंदर जो बना हुआ है एक बहुत बड़ा पुराना ऐतिहासिक एक तालाब के पास वो कमरा बना हुआ है, वो उनका वो होगा, पर रिजॉर्ट बनाने का कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ पर रिजॉर्ट बना के और इसको डिस्टर्ब किया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ आपराधिक तत्व भी आते हैं, जैसे मेहरौली वार्ड नंबर 2 की तरफ से या कटवारिया सराय या किशनगढ़ या मेहरौली की तरफ से, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो शरारती तत्व जो लोग आते हैं यहाँ, तो उनके विषय में आप क्या कहेंगे? उनको कैसे रोके सरकार या पुलिस या इस आपका ये संजय वन की जो गार्ड है? करीब यहाँ 30-35 गार्ड डीडीए ने लगाए हैं। 60 गार्ड के आसपास है। 60 गार्ड डीडीए ने लगाए हैं जो मुझे जानकारी है। तो उनके हाथ में लेकिन कार्रवाई तो वो नहीं कर सकते ना? पुलिस भी पेट्रोलिंग करती है समय समय पर और बहुत कोई छोटी मोटी कोई घटना होती होंगी। अभी कुछ शिकायतें आई थी कि कुछ जोड़े जो है बैठे रहते हैं, वो अश्लील हरकतें करते हैं। अभी एक महिला ने शिकायत की थी कि एक पति अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था जंगल के अंदर। तो ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है और डीडीए क्या कर रही है? पति पत्नी का झगड़ा है जी, तो घर में भी होता है, बाहर भी होता है। ठीक है, पति पर भगवान की दया से जो हमारा जो स्थान है बाबा अपना संजय वन का, जो बाबा गोरखनाथ जी के प्रांगण में है, हमारे ये 10-12-15 गाँव के बीच में है और शांति रहा है। कभी कोई छोटी मोटी घटना है, हमारा ये बाबा का आशीर्वाद है कि पूरे यहाँ हमारे सारे गांवों के लोग, कटवाड़िया सराय हो, लाडो सराय हो, बेर सराय हो, मोरनीर का हो, किशनगढ़ हो, मेहरौली हो, सभी लोग घूमने के लिए आते हैं और परिवार सहित और छोटे बच्चे भी आते हैं। कोई छोटी मोटी घटना तो कहीं भी हो सकती है, पर पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है और अच्छे लोग यहाँ पर खूब घूमने आते हैं, जिम भी लगे हुए हैं। अच्छा, एक शिकायत और है इस जंगल की या वन की। इस वन में कुछ महिलाएं, एक अरुणा सफली रोड, शहीद जीत सिंह मार्ग और मेहरौली से जो सफदरजंग के लिए रोड गया है, जी, उस पर वैश्यावृत्ति का काम करती हैं। और किन्नर भी जो है इस रोड पे, शहीद जीत सिंह रोड पे किन्नर भी जो है सेक्स वर्कर का काम करते हैं। तो उसको सरकार रोकने के लिए क्या करेगी, या दिल्ली पुलिस क्यों इस काम को करवा रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस सबसे पहले रोकती है इन कामों को। अच्छा, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है, फिर भी आप लोग बता रहे हैं तो आम नागरिक के नाते यहाँ की लोकल पुलिस से ज़रूर बात करके उनसे निवेदन करेंगे कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके सामने, संजय वन के सामने कटवारिया सराय की तरफ सरकार ने कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया काट के दिया है लोगों को। जो संस्थाएं हैं उनको बहुत कम दाम पर अपना काम करने के लिए ज़मीनें दी हैं। तो उन ज़मीनों में सबसे पहले तो ये कहा गया डीडीए या सरकार के द्वारा कि जी आपको जैसे कोई हॉस्पिटल खुलेगा तो उसमें 30% की छूट दी जाएगी, नौकरियों में छूट दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन वो सारी चीज़ें एक तो ख़त्म हो गई। आज की डेट में अगर हम आज इन लोगों से बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एरिया के ऑफिसों में, तो वो हमारे गुहांडगे या मेहरौली, किशनगढ़, कटवारिया सराय, इन लोगों को एक तो भर्ती नहीं करते, उनको कोई वरीयता नहीं देते, कोई छूट नहीं देते। ना ही रॉकलैंड हॉस्पिटल है और एक सीताराम भरतिया हॉस्पिटल है इंस्टीट्यूशनल एरिया में, इनमें कोई किसी प्रकार की छूट इनको नहीं दी जाती है गांव के लोगों को, जो कि इसके चारों तरफ बसे हुए हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि यहाँ जो है तो पार्किंग माफिया और रोड पर कब्जे, आपने देखा होगा जगह जगह छोटे छोटे होटल पूरे इंस्टीट्यूशनल एरिया में बने हुए हैं। तो इसके पीछे निगम और पुलिस, मुख्य रूप से 2 विभागों का काम है इसको कब्जा करवाना। और क्योंकि छूट नहीं दी जा रही है तो ये सरकार का काम है देखना कि जो वादा जनता से किया गया था उसको ये लोग पूरा करें। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? इंक्रोचमेंट को लेकर आपको ध्यान में होगा, हम समय समय पर बुलडोजर कार्रवाई करते हैं। निगम के अधिकारी भी, आपने पीछे ध्यान किया होगा कई जगह पर जब हमारे निगम के कर्मचारी पहुंचे तो कुछ स्थानीय लोगों ने अपने निजी स्वार्थ को लेकर उन पर हमले किए और जानबूझकर ये कहा कि ये बीजेपी के लोग, दिल्ली की जनता
जो यहाँ पर एक वर्ग है कि रेहड़ी पटड़ी लगाकर अपना जीवन बसर कर रही है, उसको हटाने का काम, यहाँ से भगाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे इल्जाम लगाते रहे। और ये बात ठीक है जो आप कहते हैं, इंक्रोचमेंट रोड पर छोटी छोटी रेहड़ी पटड़ी लगना और लोगों को असुविधा मिलनी, ये बहुत गलत है। और निगम कर्मचारी समय समय पर प्रशासन के साथ मिलकर ऐसी कार्रवाई करते हैं। कुछ जो 2 साल का पीरियड गया कोरोना के समय का, हाँ जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कुछ इस भाव से कि लोगों की रोजी रोटी चले, ऐसे हमने स्वनिधि योजना के तहत भी लोगों को 10-10 हज़ार रुपये लोन दिए, क्योंकि जो वैश्विक महामारी थी इसमें भारत जैसा देश, आपको ध्यान में होगा कि 100 साल पहले जब ऐसी एक महामारी आई तो उसमें 2.5 करोड़ लोग सिर्फ भूख से मरे थे। तो एक दया का भाव करते हुए सभी लोगों को रोजगार का अवसर मिले और लोग भूख से ना मरें। हालांकि उसमें 80 करोड़ लोगों को 2-2.5 साल आज हो गए राशन दिया जा रहा है, पर उसका अनैतिकता के साथ लाभ नहीं लेना चाहिए कि वो इंक्रोचमेंट करें, ऐसा हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और आपने ठीक कहा, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, पर समय समय पर कार्रवाई होती भी है और दोबारा भी हम जैसे लोग निवेदन करेंगे तो इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए रोडों की। अच्छा, सरकार जो छूट इनको दी जानी चाहिए थी गांव के लोगों को जमीनों के बदले, वो नहीं दे रहे हैं ये लोग, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? दिल्ली देहात को सदा सरकारों ने ठगने का ही काम किया है। ये जो दिल्ली बसी हुई है, दिल्ली के गाँव में बसी हुई है। अगर दिल्ली के गाँव की संख्या हटा दें तो ना तो कभी सरकारों ने इतने फ्लैट बनाए हैं कि वो 2 करोड़ लोग यहाँ पर रह सकते हैं। ये तो सरकार को धन्यवाद करना चाहिए हमारे 365 गाँव के लोगों का। उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए कि आपने दिल्ली को बसाया है। और सही मायने में कभी भी दिल्ली के जो हमारे 365 से ज़्यादा गांव हैं, कभी भी किसी धर्म के प्रति हमारे लोगों ने, या किसी जाति वर्ग के लोगों के लिए, या किसी भी और जो लोग दिल्ली में आ रहे हैं उनके लिए हमने कभी भी कोई भी अपशब्द या हमने उनको भगाने का काम किया। हमने दिल्ली के लोगों ने ऐसे लोगों को बसाने का काम किया है। और आज दिल्ली के जो 365 गांव के लोग हैं, उनकी ज़मीनों पर बहुत ही कम दामों पर सरकारों ने उनका एक वायर किया। और ऐसे हॉस्पिटल और स्कूल, आपने तो सिर्फ हॉस्पिटल बताया, ऐसे स्कूल भी हैं, नहीं संस्थाएं भी हैं। हाँ, ये संस्थाएं हैं। इनमें गांव के लोगों के बच्चों को कोई रिबेट नहीं मिलती कभी भी। पूरा बिल लिया जाता है, पूरी फीस ली जाती है और एडमिशन भी नहीं होता। और बहुत समस्याएं हैं। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया। ये जॉब भी तो नहीं देते ना ये लोग, जिनको जॉब भी देने का वादा किया गया था कि भाई इनमें आपके बच्चों को जॉब दी जाएगी इन कार्यालयों, इन ऑफिसों में। बिल्कुल, ये सरासर धोखा है दिल्ली देहात के लोगों के साथ। इनके साथ कोई भी इस तरह का कोई काम नहीं होता कि इनको कोई लाभ मिले कि इनकी ज़मीन कभी हॉस्पिटल में या स्कूल में या अन्य संस्थाओं में गई है। आप इस बात को बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, अब हम आ गए हैं जी। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ गुरु गोरखनाथ मढ़ी। हेलो जी भाई साहब, ठीक है। भाई आप तो बहुत दूर तक घूमे, वहाँ तक हाथ लगाए। तो ये जगमोहन जी, अब हम मंडी पर आ गए हैं, गुरु गोरखनाथ मढ़ी जी। तो इसके विषय में अगर आपको जानकारी है तो दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, पर हम जब छोटे छोटे से 5 साल के 7 साल के थे, किशनगढ़ से यहाँ बाबा के मेले में जरूर आते थे। रामतला का मेला हमारे गांव के लोग बोलते थे। 2-2 रुपये 1-1 रुपया लेकर यहाँ पूरा गांव पैदल आता था। मढ़ी पे पहले दर्शन करके फिर आगे बड़े मंदिर में जाते थे। तो मेले में आते थे। मुझे ज़्यादा और इसके बारे में जानकारी नहीं है जी। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ गुरु गोरखनाथ मढ़ी। ये देखिए, हम पहुँच गए हैं। पहले भी कुछ वीडियो हमने बनाई हैं जिनमें गुरु गोरखनाथ मढ़ी को दिखाया गया है। ये है जी गुरु गोरखनाथ मढ़ी। का इंटरव्यू चल रहा है। हाँ भेजो। ये नेताजी से बात हो रही है जंगल के विषय में, आप बता सकते हो कुछ? ना भाई, मैं इतनी वो नहीं, लेकिन संजय वन का क्या मतलब है? बहन चोद। हाँ, नहीं, ये देखो,
ये गुरु गोरक्षनाथ वन पहले था। हाँ, अभी तो संजय वन सरकार ने रख दिया ना इनका नाम, इसका नाम। कोई मुआवजा दिया ना कुछ ना, फ्री में लेकर बैंड से संजीवन कर दिया। जगमोहन जी, एक सवाल और है। जी। अभी जो मुहिम चल रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की, हर घर तिरंगा, हाँ तो इस विषय को लेकर हमने कुछ सवाल वन में किए थे लोगों से जी। कि इस वन में भी एक तिरंगा जो है लगना चाहिए नीली पहाड़ी पर, ठीक है। क्योंकि ये केंद्र है नीली पहाड़ी इस जंगल का, इस वन का। हाँ, तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? लग सकता है जो अभी आपने पहले पूछा, पर उसकी रक्षा के लिए एक कमेटी बनती है कि तिरंगा झंडा एक साइज होता है, उससे बड़ा लगेगा तो उसको प्रतिदिन उतारना और चढ़ाना या फट जाता है, तो उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए कमेटी बने, जो वहीं लोग रहे एक दो लोग, तो वो जब आगे काम होगा तो लग सकता है। झंडे में कोई वो नहीं है। नहीं, अभी आपने देखा कि हर वार्ड में 3 बड़े झंडे हाँ सरकारें लगा रही हैं, दिल्ली सरकार लगा रही है। हाँ तो एक ISI में भी लगाया गया है और 2 वार्डों में भी लगाए गए हैं। हाँ। लाडो साहेब वार्ड में ISI कटवारिया सराय के निगरानी में सामने। रहते हैं, वहाँ कोई ना कोई लोग रहते हैं। तो इस प्रकार का कोई झंडा संजय वन में नहीं लगाया जा सकता इसी स्कीम के तहत? मैं आपको यही बता रहा हूँ, झंडा वहाँ लगेगा जहाँ आप कह रहे हो, कोई सरकारी संस्था हो या वहाँ देखने वाले हो लोग झंडे को। उसकी सुरक्षा की दृष्टि से झंडा जंगल में अभी तक मैं ध्यान में नहीं है कोई लगता हो, क्योंकि वो एक कमेटी बन के है और उसकी रक्षा कौन करेगा? झंडा अलॉट होता है किसी भी नाम, तो कोई व्यक्ति वहाँ जरूर रहना चाहिए जी। चलिए, अगर निजी कुछ लोग मिलकर अगर ध्वजारोहण करें तो इसमें कोई रोक टोक तो नहीं है? कहीं भी करो ध्वजारोहण, कहीं भी करो, किसी से कोई परमिशन। क्योंकि ऐसा एक सवाल आया था। हाँ, अभी गांव के कुछ लोगों ने बात की थी कि झंडा जो है संजय वन में हम फहराएंगे। हाँ फहराओ। लेकिन यहाँ के जो सुरक्षा गार्ड हैं, हाँ, उन्होंने कहा जी आपको जो है डिप्टी डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी, उनसे आप परमिशन लेंगे तब आप झंडा फहरा सकते हो। 15 अगस्त और 26 जनवरी हाँ जी। आम पब्लिक को किसी चौराहे पर परेशानी ना हो, उसको छोड़ कर किसी पार्क पर, किसी छत पर, किसी मोहल्ले में और सब समाज झंडा फहरा सकता है जी। उस पर कोई नहीं, उन्होंने एक तर्क दिया कि ये वन क्षेत्र है। हाँ, और वन क्षेत्र में परमिशन की आवश्यकता है। योगा भी होते रहे, वन क्षेत्र में योगा नहीं होते हैं। योगा दिवस के दिन हाँ योगा होता है, योगा भी होते हैं, उसमें 200-400 लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसकी भी तो अनुमति की लेने की जरूरत होते रहे पहले भी। तो इसका मतलब आपका कहना यह है कि नियमानुसार झंडा लगाया जा सकता है संजय वन में, और कोई संस्था या 2-4 लोगों की एक समिति मिलकर झंडा ध्वजारोहण कर सकती है। झंडा ध्वजारोहण का छोटा झंडा, वो बड़े झंडे के लिए नहीं, छोटे झंडे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो फहराया जा सकता है, फहराने में कोई दिक्कत नहीं। यही कोई 10-20 फुट हाइट का 4x6 का झंडा अगर हो, जो नॉर्मल झंडा होता है क्या? हाँ नॉर्मल या 4x6, तो उस पे आप जब वो रस्सी बांधते हैं तो वो हाइट ऐसी होनी चाहिए जो अगर किसी तरह अटक जाए तो आप खोल भी सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जगमोहन जी, ये प्राचीन जगह है इस संजय वन की, तो इसके विषय में अगर आपको जानकारी है तो बताइए जरा। बिल्कुल जानकारी है। ये हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही फेमस इंसान दादा ख्यालीराम महलावत जी, जो महरौली किशनगढ़ के हमारे परिवारों में रहे हैं, उनके नाम से यहाँ ऐतिहासिक कुआं भी है। जब इस पूरे क्षेत्र में पानी नहीं मिलता था तो वो गांव के लोगों ने यहाँ जो ढोर पशु चराते थे हमारे पूरे इस क्षेत्र के लोग, तो उनके लिए वो खोदा था। और पहले खेत होते थे, जंगल तो बाद में बनाए, ये खेत होते थे हमारे किशनगढ़, कटवाड़िया सराय, महरौली के। पर बहुत सारे 2-3-4 अगर किले को छोड़ें तो किसी को यहाँ पर एक्वायर होने का मुआवजा भी नहीं मिला। 2-3 ये जरूर दादा ख्यालीराम के जो खेत थे यहाँ पर 1-2 एकड़, इनको जरूर मुआवजा मिला। पर ये क्योंकि ये जमीन कटवाड़िया सराय, लाडो सराय, महरौली इनकी थी, जबकि सरकारों ने इस पर एक्वायर किया और उनको
कोई मुआवजा हम्म, नहीं दिया गया। ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है जो आप कह रहे हैं। हम्म, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, और ये जो पेड़ हैं लगभग इसमें लगाए हुए, ये हमारे बुजुर्गों को ही लगाए हुए पेड़ हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हाँ, करीब 100 साल से पहले के पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा, ये है वो ऐतिहासिक कुआं ये जिसको किसी सरकार ने नहीं बनाया, हमारे बुजुर्गों ने 2-3 गांव के लोगों ने मिलकर बनाया। इस पे नाम भी लिखा हुआ, आप देख सकते ये है जी वो कुआं, दादा खैले राम का कुआं इसको बोलते हैं। अच्छा, बहुत ऐतिहासिक समय आपने इंटरव्यू भी लिया है, 15 अगस्त 1961 में। अच्छा, 15 अगस्त के दिन बनाया था। हाँ, ये देखो, शालीराम जी की हमारे याद में, हमारे दादाजी की याद में बनवाया गया। ये ऐतिहासिक कुआं 1961। अच्छा, ये जो कुआं बनवाया गया था ये मार्ग पर है, आप देख रहे होंगे, ये रास्ता पुराना है। हाँ, तो इस मार्ग से कौन कौन से गांव के लोगों का रास्ता था, जैसे किशनगढ़, महरौली, किशनगढ़ हो कटवारिया गया, सराय? महरौली हो गया, रजोकरी हो गया, मसूदपुर हो गया, देर सराय से इधर से आते हैं, मसूदपुर, हरिजन बस्ती, डिग्री। मैं खुद आज 45-46 साल का हूँ। 40 साल पहले, मुझे जो ध्यान में है, 42 साल पहले हम अपने परिवार के साथ इसी रास्ते से आते थे अपने रामतला जी के मेले में। और बहुत बड़ा मेला, मतलब 40 साल से तो मैं उनको देख रहा हूँ। तो हम सब लोग यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ आते थे, पूरा गांव मेले में आता था। ये रास्ता तो बहुत तो ये रास्ता और ये कुआं, जी, ये कुआं इसलिए बनाया गया क्योंकि इस रास्ते पर पानी की कमी थी, जी, इसी कारण से ये कुआं यहाँ बनाया गया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं 1961 में तो डीडीए बनी, उससे पहले तो ये हाँ, कुआं गांव के लोगों ने खोद दिया था। तो जमीन देहात की है, किशनगढ़, महरौली, हाँ। कटवाड़ी सराय, देर सराय। तो इसका 1-2 एकड़ को छोड़ के कोई मुआवजा नहीं दिया सरकारों ने उस समय। और फिर भी देहात वाले, मैंने कहा पहले भी, दिल्ली को बसाने में देहात का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको नज़रअंदाज जो सरकारें करती हैं, ना हॉस्पिटलों में कोई डिस्काउंट मिलता है, ना स्कूलों में डिस्काउंट मिलता है। तो देहात के लोगों के साथ बहुत अन्याय भी हुआ। अच्छा, डीडीए ने जो इसको छोड़ दिया और निजी जैसे सिक्योरिटी यहाँ लगा दी। पहले क्या था, डीडीए के चौकीदार हुआ करते थे जी, तो डीडीए के चौकीदार कार्रवाई करने और करवाने में सक्षम थे। जी, लेकिन जो निजी गार्ड हैं, अब आप देखिए, उनकी तनख्वाह 9,000 हाँ, और ड्यूटी 8 घंटे। जी, तो ऐसा व्यक्ति जो 8 घंटे ड्यूटी करेगा और 9,000 रुपये तनख्वाह लेगा, तो उम्मीद नहीं कर सकते आप कि वो भ्रष्ट ना होगा। तो चलो, दिन में तो वो भ्रष्टाचार ना करे, लेकिन रात के समय जैसे लोग शिकार के लिए आते हैं, शिकारियों से पैसा लेना, शिकार करवाना, इसमें इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम तो देते होंगे ना ये लोग। इसमें भी 2 बातें हैं। मिनिमम वेज दिल्ली सरकार कहती है कि 16,500-17 हज़ार से नीचे कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। हाँ जी। पर निजी कंपनियों को टेंडर जिसने दिया होगा, कितने में होगा पता नहीं मुझे, पर सरकार की अगर डीडीए की तरफ से होगा तो निश्चित रूप से 17,000 से ऊपर ही उसको रुपए मिलने चाहिए। नहीं, मेरी जो बात हुई यहाँ के सुरक्षा गार्डों से, तो उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा, जी हमारी 8 घंटे की ड्यूटी है और 9,000 रुपये हमें तनख्वाह मिलती है। वो निजी कोई गार्ड होंगे जी, कोई प्राइवेट कंपनी ने। हाँ, प्राइवेट कंपनी के, निजी कंपनियों के गार्ड लगे ना संजय वन में। तो ऐसा व्यक्ति जो 9,000 रुपये में, देखिए आज की डेट में गुजारा तो होना मुश्किल है। बिल्कुल जी। तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचार तो करेगा, तो कहीं ना कहीं शिकार करवाएगा या कोई और अनैतिक काम, जैसे यहाँ देह व्यापार हो रहा है, उनसे, देह व्यापार वालों से कुछ लेगा। मिनिमम वेज मिलना चाहिए जी। 17,000 से नीचे तो कोई भी गार्ड रख नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब टेंडर होते होंगे तो 17,000 पे साइन भी होते होंगे जी। तो मैं ये समझता हूँ, या आपसे ये जानना चाहता हूँ कि निजी हाथों में देने की बजाय अगर डीडीएस को फिर से अपने सुरक्षा गार्ड लगाकर और पूरी तरह से अपने नियंत्रण में अगर करे, तो क्या नुकसान है सरकार को? कोई नुकसान है? डीडीए के अंदर ही सारा जो वन है वो डीडीए के अंदर ही है। किस पॉलिसी के आधार पर उन्होंने निजी गार्ड, क्योंकि डीडीए पे अपने गार्ड होते नहीं है। पहले एक चौकीदार छोड़ते थे, जरूर मुझे ध्यान में आता है। डीडीए में बहुत वर्षों से भर्ती भी नहीं हुई है। हो सकता है उनका कोई मैनेजमेंट का कारण हो, हम उस पर बोलने के अधिकारी भी नहीं है जी। हम तो एक अपनी निजी राय दे रहे हैं। अच्छा, एक झील यहाँ भी बनी है,
हाँ, नीलावत झील है जी। नीलावत झील बहुत सुंदर झील होती थी। हाँ, ये भी ऐतिहासिक है। बहुत ऐतिहासिक है, हमने खुद इसमें पानी पिया हुआ है। जब ये ज्यादा ये खानों से पानी आता था महिपालपुर, और यहाँ से इस नीलावत में पानी आता था। जो हमारे बुजुर्ग थे जी, वो ज्यादा हमारे से समझदार और बहुत बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने सारे सोर्ट तो इसलिए बनाए थे, कोई तालाब, कोई ये जैसे नीलावत है। नमस्ते। दूर दूर तक का पानी आता था, मसूदपुर तक का, महिपालपुर तक, महरौली, इधर सारा इधर पीछे तक। और लोग पीते थे जी, हमारे जो पशु भी चर के आते थे वो भी पानी पीते थे, और हम लोग भी पानी पीते थे। वास्तव में बहुत साफ होता है। नीलावत इसका नाम इसलिए रखा था कि ये नीला पानी इसमें आता था, चौवा था नीचे से। अच्छा, एक समस्या इस जंगल की और खड़ी हुई वसंत कुंज बनने से जी। जब ये वसंत कुंज बना उस समय रोड बनाया गया, अरुणा आसफ अली रोड जी। अरुणा आसफ अली रोड बनने के बाद राम तालाब के पानी के सोर्स बंद हो गए जी। अब उसमें पानी की समस्या, जंगल में जंगली जानवर भी हैं जी। तो इनको भी तो पीने के लिए पानी चाहिए जी। तो उस पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए अब एक सुझाव आया है कुछ लोगों से कि यहाँ जो दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है वसंत कुंज के लिए गई है, पहले वो लीक हो जाती थी और लीक होने के कारण वो कई बार भर जाता था तालाब, उसमें से पानी जानवरों को मिल जाता था। अब वो दिल्ली जल बोर्ड ने परमानेंट बंद कर दी। तो जनता का कहना ये है, जनता की मांग ये है इस क्षेत्र की कि वो जो पंप हाउस है उसमें 4 इंची का पाइप लगा दिया जाए, वाल लगा के, और हफ्ते में 1 या 2 दिन उसको खोल दिया जाए 2-4 घंटे के लिए, ताकि वो तालाब में पानी जा सके और जंगली जानवर जिंदा रह सके। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? वो तो अधिकारियों का फैसला होगा, पर मुझे जो ध्यान में है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नए तालाब या जो पुराने तालाब हैं उनको और सुंदर और भरने के लिए योजना बनाई है। आपने ठीक कहा है। मैं दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधूर जी से निवेदन करूंगा और आपके इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ, उनका दौरा करवा कर हमारा वो तालाब भरा जाए, वो जो कि ऐतिहासिक तालाब है। हम लोगों ने स्विमिंग वहीं सीखी है, बहुत सारे लोगों ने स्विमिंग वहाँ सीखी है, और जंगल में तालाब भरा ना हो तो तालाब का फायदा क्या, नाम क्या है। ये आपने ठीक कहा है। इस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये तालाब भरा जाए। बहुत जल्दी से जल्दी हम यहाँ अधिकारियों का दौरा करवाएंगे, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का सपना है 75 अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 75 तालाब, उनका सौंदर्यीकरण और उनमें पानी होना चाहिए। तो उसके इसमें हम इसको लेंगे और बहुत जल्दी इसका हम दौरा भी करवाएंगे और आपसे मिलकर आपकी जानकारी में देके आपके सामने उनको बुलाएंगे। तो अलाउ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। आपसे हमारी बात हुई और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि जो आपने कहा है, जितने काम आपने कहे आप उनको करवाने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं प्राचीन शिव मंदिर, जहां हर मंगलवार को सुशील संसनवाल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस मंदिर का फिर से विकास किया जा सके। यहाँ पर लोगों का आवागमन प्राचीन समय से ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीच में डीडीए के द्वारा सैकड़ों बार इस मंदिर को तोड़ने के कारण यहाँ चारों तरफ आप देख रहे होंगे पत्थर ही पत्थर आपको दिखाई देंगे। तो आइए देखते हैं सुशील संसनवाल जी के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ।
आगे भाई जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधारी वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेउ कलेश विकार। राम जय जय राम राम जय जय राम। मान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करुवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। कहीं दिखावा लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए। रघुपति कीना बहु बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समुआई। तुमरो यश गावे अस्ति श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारथि सहित जहाँ देखो तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाए राजपद कीन्हा। जो शास्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुपद जानु। प्रभु मुनि का मेल मुख माहि जल दीनाहि अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम है मोरे। राम सवारे तुम रखवारे होत महाज्ञानी सारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षाहु को डरना। अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मंत्र वचन ध्यान जोड़ा। सब पर राम तपस्वी राजा काल सकल सुख साजा। और मनोरथ जो कोई लाए सोई जीवन तुम्हारा है साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। ऐसे नाम के दाता असवर दीन ज्ञान की माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी वहाँ सुख होई। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा और सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय डेरा। संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राधे श्याम। बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। जय बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। जय सालासर महाराज की जय। हर हर महादेव। जय कराए वीर बजरंगे। हर हर महादेव।